इस शो में आने से पहले मैंने कई लोगों से बातचीत की जो दरअसल सुबह से शाम तक शेयर बाजार पर नज़र बनाए रहते हैं। कुछ पैसे लेके बैठे रहते हैं कि पैसा लगा देना है, कुछ पैसे लगा के रखे रहते हैं, कुछ निकाल लेना है। तो मैंने पूछा कि भाई मुझे एक शो करना है, शेयर बाजार को लेकर चर्चा करनी, बताइए क्या चर्चा करनी चाहिए थी। तो सबकी एक ही शिकायत थी कि क्या करूं, 2 हफ्ते से तो न बाजार चल रहा है न गिर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि बाजार चाहता क्या है। तो मुझे लगा चलो ये भी एक अच्छा चर्चा का मुद्दा होगा। एक शख्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि यार आईटी में तो आप लोगों ने कहा था कि चलेगा चलेगा, आईटी तो चल गया, लेकिन फिर से जो एआई रैली शुरू हो गई है तो आईटी में जो भी प्रॉफिट वगैरह हो गया बुक करके निकल जाना चाहिए क्या। तो ये भी एक सवाल मुझे लगा कि ये सवाल अपने मेहमानों से शो में पूछूंगा। और जब बहुत कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने देखा कि म्यूचुअल फंड वाले पैसा डालना शुरू कर दिए भर भर के। तो लगता है कि बाजार में उनको अब यहाँ से कुछ रौनक अच्छी खासी दिखने लगी है। तो इन सारे हालात को कैसे देखा जाए, तो आज आवाज अड्डा में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा करने के लिए हमारे साथ वो सब लोग हैं जो बाजार की बारीकियों को बेहतर तरीके से समझते हैं। सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, सुदीप बंदोपाध्याय साहब हैं, दलजीत सिंह कोहली जी हैं और एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत सुनील सर आप ही से करूँ मैं। 2 हफ्ते से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, बाजार बिल्कुल एक दायरे में घूमता जा रहा है। बाजार क्या चाहता है कि बस यहीं तक रहना है कि आगे भी चलना है, कि फिर नीचे जाने की तो कोई खतरा नहीं है? नहीं, बात ऐसी नहीं है। 2 चीज़ हुए 2 हफ्ते में। एक है सीएएस, क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम, जिससे कन्फ्यूजन बहुत है बिटवीन ट्रेडर्स, बिकॉज़ अभी भी जो क्लोजिंग ट्रेड फॉर डेरिवेटिव्स वीवैप पे चल रही है। अभी सीएएस को इंट्रोड्यूस किया तो 3-15 के बाद कोई कुछ करना नहीं चाहता। एक वो कन्फ्यूजन अभी भी है, नंबर 1। नंबर 2, तेल के दाम में भी देखिए बहुत सारी ये ट्रम्प और ईरान के बीच में चीज़ हो गई, तो तेल में बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है। तो इस चीज़ के कारण एक क्लैरिटी मिलना मुश्किल है जियोपॉलिटिक्स के बारे में, और वो एक मार्केट के ऊपर हावी है। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि आपने आईटी का ज़िक्र किया एआई के साथ। मेरा मानना है कि देखिए, आईटी को एआई का थ्रेट लगा था, बट ऐसा नहीं कि आईटी एक एआई हेड्ज है। इंडियन मार्केट एक एआई हेड्ज है, बिकॉज़ इंडियन मार्केट में एआई का कुछ ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओवरऑल इंडियन मार्केट एक एआई हेड्ज है, मगर आईटी सेक्टर का अपनी तरफ से एक वैल्यू करेक्शन हो गया था, तो एक बाउंस बैक दिखा था। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एआई। तो इसलिए लोग उससे जुड़ रहे हैं ना कि एआई में करेक्शन होगा तो आईटी चलेगी, एआई में नहीं होगा तो नहीं। नो, बिकॉज़ आपने देखा तो इंटरनेशनल ब्रोकर्स गगनहाइम और जेफरीज ने आईटी को अपग्रेड किया ऑन देयर ओन स्टैंड अलोन बेसिस कि बहुत करेक्शन हो चुका है, और उसकी इतना भयंकर डाउनफॉल नहीं है उनके बिज़नेस में जितना कि एआई के कारण डर है। तो इसलिए एक बाउंस बैक रैली आईटी में हुआ है। बस एआई से उसको संबंध मत कीजिए। एआई का थ्रेट आईटी के लिए जारी है, मगर किस हद तक उसको प्राइस करना चाहिए, यही मार्केट में थोड़ी कन्फ्यूजन है। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन, लेकिन एक जो बात आपने कही ना, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। सुदीप सर आप बताइएगा कि अभी तक ट्रंप का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वो भी शांत बैठे हुए हैं, ना तो बहुत हमला कर रहे हैं, ना तो युद्ध खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। तो लोगों को शायद इस बात का तो डर नहीं है कि पता नहीं ये कल सुबह उठें क्या कर दें। और क्रूड जो है इसका एक बेंचमार्क होता है, थर्मामीटर है ट्रंप के सोच का। तो क्रूड भी 88 के आसपास बना हुआ है। तो यही वजह है कि मार्केट भी ठहर के देख रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। लक्ष्मण जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ट्रंप साहब का कोई भरोसा नहीं है कब क्या होगा। और देखिए, मैं तो हमेशा यही बोलते आया हूँ आपके प्रोग्राम में भी कि अगला 2.5 साल तक जब तक ट्रंप साहब है, तब तक ये वोलेटिलिटी के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल को ईरान ईरान का युद्ध विराम भी हो गया तो फिर वो क्यूबा छेड़ लेंगे, कोई टैरिफ वाला मामला छेड़ लेंगे, कुछ और इशू निकाल के वो वोलेटिलिटी क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं, थ्राइव करते हैं वोलेटिलिटी में। दूसरी बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, नवंबर में बहुत बड़ा मिड टर्म इलेक्शन इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब युद्ध छेड़ना या युद्ध में एस्केलेशन करने का मतलब ऑयल प्राइस $100 के ऊपर चला जाएगा, और वो डायरेक्टली यूएस कंज्यूमर्स को इंपैक्ट करेगा, क्योंकि यूएस में पंप में ऑयल प्राइसेस अगर $6 पर गैलन के ऊपर गया या $6 के आसपास आ गया, ये माना जाता है कि वो बहुत ही नेगेटिव होगा ट्रंप के लिए और उनके पार्टी के लिए। तो शायद कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये है, इसीलिए वो अब एक सिचुएशन पे आ गए हैं जहां पे वो
एक निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं इस जो समस्या है इससे। पर ईरान को भी ये मामला मालूम है और ईरान भी अपना पॉइंट लेके बैठा हुआ है, वो भी इसको छोड़ नहीं रहा है। तो एक स्टेलमेट सा आ गया है और ये स्टेलमेट के कारण कच्चे तेल का प्राइस भी एक रेंज में घूम रहा है और इंडियन मार्केट भी एक रेंज में घूम रहा है। अब देखिए दुनिया भर के मार्केट ऐसा शायद नहीं है, पर इंडिया का इकोनॉमी, इंडिया का कैपिटल मार्केट ऑयल प्राइस के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा असर इसका है। तो हम लोगों का मार्केट तो ऑयल प्राइस को ट्रैक करेगा ही, कुछ भी हम सोचे, कुछ भी हम करें, ऑयल प्राइस को इवेंचुअली ट्रैक करेगा। तो इसीलिए मार्केट रेंज में है और मुझे लगता है जब तक ये समस्या का कुछ ना कुछ हल नहीं होगा, इसी रेंज में रहेगा। और एक इसी रेंज। मैं 1 मिनट लक्ष्मण जी लूँगा। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि इतना समस्या के बाद भी ऑयल प्राइस रेंज में है। इसका एक मुख्य कारण है कि बहुत सारे कंट्री इंक्लूडिंग चाइना अपना तेल का जो रिजर्व था वो यूज़ कर रहे हैं और इसीलिए उनका जो जबरदस्त डिमांड वो मार्केट में नहीं आ रहा है। अब आगे चल के जब उनका रिजर्व रिजर्व तेल जो था वो खत्म होगा या एक लेवल पे वो डिसाइड करेंगे कि रिजर्व से और ड्रॉ नहीं करेंगे और वो मार्केट में आ जाएंगे तेल खरीदने, कच्चा तेल खरीदने, तब एक प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि तब वापस ऑयल प्राइसेस बढ़ना चालू होगा। दूसरा थ्रेट ये है कि यूएस में सेनेट में जो रशियन क्रूड खरीदने वाले के ऊपर 100% टैरिफ की बात की, अगर ये इंप्लीमेंट कर दिया गया है, इंडिया जिसका कि 50% पिछले महीने अगर आप ध्यान देंगे 50% क्रूड रशिया से आया है, अगर ये बंद कर दिया तो ये इंडिया का डिमांड भी जनरल मार्केट में आ जाएगा और क्रूड प्राइस शूट अप करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ सकता है अगर इस पे ध्यान ना रहे। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिसको लेके बाजार अभी भी सशंकित है और एक रेंज बाउंड चल रहा है। दलजीत सिंह कोहली साहब, यही वजह है? लक्ष्मण जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सो देखिए, वजह तो है ही ऑब्वियसली, ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और ऑयल का जो प्रॉब्लम है वो अपने लिए बड़ा प्रॉब्लम है। बट मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा मिसनॉमर है कि मार्केट कुछ नहीं कर रहा है और मार्केट ने कुछ किया नहीं। दो हफ्ते से क्या, अगर आज एक ट्वीट घूम रहा है सुबह से कि 14 अगस्त 2024 को भी निफ्टी 24,200 था, 25 को भी 24,300 या 600 था और आज भी 24,300-400 है। तो उस हिसाब से देखें तो 3 साल में कुछ भी नहीं किया। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इवन इन दिस रिजल्ट सीजन के टाइम पे भी हमने देखा है कि बहुत सारे स्टॉक्स, ब्रॉडर मार्केट ने काफी अच्छा रेजिलियंस दिखाया है और बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। तो ये मार्केट जो है ना, दो तरीके का हो गया है। एक तो इंडेक्स लेवल वाला है, जहां पर आपको हेडलाइन कुछ और बताता है, बट अगर आप डीप इनसाइड जाएंगे तो आपको कुछ और ही नजर आएगा। तो अगर स्टॉक सिलेक्शन प्रॉपर होगा, अगर आपने सही से स्टडी करके कोई ढूंढा होगा, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको निराशा हुई होगी। स्टॉक्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है, बट ये एक हेडलाइन देना कि कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो लेवल पे स्पेशली इन लास्ट 2-3 मंथ्स आफ्टर मार्च, जो 3-4 महीने में बहुत अच्छा रिबाउंड आया है और जो भी अंडर परफॉर्मेंस थी वो भी काफी हद तक मुझे लगता है कि इम्प्रूव हुई है। आप देखिए, जो भी गुड पार्ट इज कि ये अक्रॉस द सेक्टर्स है। ऐसा नहीं है कि आपने खाली फार्मा ही लिया है तो वही चल रहा है। आप देखिए तो ऑटो भी चल रहा है, थोड़ा आईटी में भी बाउंस बैक आया, रियल एस्टेट में भी आया है, बैंकिंग फाइनेंशियल बहुत अच्छा काम किया। तो आई थिंक इट इज अक्रॉस द बोर्ड। मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। लार्ज कैप और ये जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं वो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं और वो मुझे ऐसा कुछ अभी नजर भी नहीं आ रहा है कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई ज्यादा इम्प्रूवमेंट आने की स्कोप है। तो ऐसा देखना चाहिए मार्केट को कि आप स्टॉक स्पेसिफिक जाएं। दरअसल आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ कही, इस पे आगे चल कर आपसे पूछूंगा मैं कि लार्ज कैप को छोड़ दिया जाए क्या, कि अपने वेटेज को घटा दिया जाए क्या पोर्टफोलियो में। चूंकि मैं देख रहा था कि एमफी के डेटा, उसमें भी देख रहा था कि म्यूचुअल फंड वाले भी लार्ज कैप से पैसा धीरे धीरे कम कर रहे हैं, वे पैसा उतना नहीं डाल रहे हैं, वो मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा ज़्यादा डाल रहे हैं। तो क्या एक निवेशक को भी यही रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर पूछूंगा आपसे। लेकिन एक जो बात आपने कही, पंकज जैन साहब का छोटा सा रिएक्शन इस पर। जैन साहब, ये बाजार को आपको अंदर घुस के देखना होगा, सिर्फ इंडेक्स देखेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी।
नमस्कार लक्ष्मण जी। आई थिंक जो आपने बात कही है काफ़ी कुछ सच है, एंड टेकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट दलजीत भाई वाज सेइंग जस्ट नाउ, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि मार्केट में अगर हम देखें पिछले 10 एक दिन में ट्रेडर्स में शायद थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी। शायद जिस तरह का हमने एक रनअवे फेज जुलाई में देखा था, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था कि एफआईज की सेलिंग काफ़ी कम हो गई थी। जुलाई वाज अ न्यूट्रल मंथ टुवर्ड्स एफआईज, और अभी तक हमने जो अगस्त में देखा करीब $2-2.5 बिलियन आ चुका है। सो जुलाई में एक जो रन ऑफ काइंड ऑफ अ फेज आया था, और वो फेज इस वजह से आया था क्योंकि जो बिगर आइडेंटिटीज ऑफ निफ्टी हैंगे, चाहे वो बैंकिंग एनबीएफसी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, दे वर डूइंग वेल। और हमें नहीं भूलना चाहिए, अगर हम वेटेज वाइज देखें निफ्टी में करीब 34-35% वेटेज बैंकिंग या फाइनेंशियल स्टॉक्स की है, करीब 7-8% वेटेज एफएमसीजी की है, करीब 8-9% वेटेज टेक्नोलॉजी की है। सो जुलाई में ऑल दीज 3 सेक्टर्स वर सॉर्ट ऑफ मूविंग अप, एक कैचिंग अप कर रहे थे, चाहे वो नीचे से हो चाहे ऊपर से। और व्हाट इज हैपनिंग नाउ, व्हाट इज जनरली हैपनिंग फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स, कि सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छी भयंकर मूवमेंट्स मिल रही है। बट जिन सेक्टर्स में अच्छी मूवमेंट मिल रही है, जिस सेक्टर्स में अच्छा पैसा बन रहा है, अच्छे प्रॉफिट बन रहे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन इन निफ्टी कॉन्फ्रेंस में काफ़ी कम है। अगर हम फार्मा की बात करें, फार्मा एज अ सेक्टर आई थिंक इट हैज़ बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल फॉर लास्ट 1 ईयर इन स्पाइट ऑफ सेल ऑफ बाय एफआईज, पर उसकी रिप्रेजेंटेशन आई थिंक 5 से 6% है निफ्टी के अंदर। समथिंग सिमिलर ऑटो एंसिलरी, आई थिंक एक नो ब्रेनर काइंड ऑफ सेक्टर रहा है, पर उसकी रिप्रेजेंटेशन शायद 8 से 9% है टोटल निफ्टी में। डिफेंस, आई थिंक डिफेंस ने काफ़ी कैचिंग अप की, पर डायरेक्ट डिफेंस प्लेस की कंट्रीब्यूशन इन निफ्टी में बी क्लोजर टू 0। सो निफ्टी एक ब्रॉडर पिक्चर शायद नहीं दे पा रहा, जिस तरह के पैसे या प्रॉफिट्स कुछ एक सेक्टर्स में, कुछ अदर स्टॉक्स में बन रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज द रीजन। अगर कोई निफ्टी को सिर्फ एक बेंचमार्क मार के चल रहा है, कोई खाली निफ्टी का ट्रेडर है, उसके लिए पिछले 2-3 हफ्ते काफ़ी पॉज मोड में रहे हैं। But if you are an active stock participant, if you are able to identify the decent sectors and stocks, मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा पैसा बन रहा है। So in nutshell, I think मार्केट में अंडर करंट अभी भी काफ़ी गट्सी, काफ़ी पॉजिटिव है। थोड़ा सा पॉज मोड में है, थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी मार्केट में बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बट ओवरऑल आई थिंक मार्केट काफ़ी हेल्दी फेज में चल रहा है।